हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो क्लास 10 के वाणिज्य से संबंधित होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे थोक व्यापार क्या होता है। तो स्टूडेंट, आज हम थोक व्यापार के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि ये एग्जाम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना इसमें आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ हमारी एग्जाम में आने वाली है इस बार। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम थोक व्यापार के बारे में जानेंगे। इसमें कुछ टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे होंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, थोक व्यापार से आशय, थोक व्यापारी से आशय, थोक व्यापारी की विशेषताएं, थोक व्यापारी के कार्य, एक सफल थोक व्यापारी के गुण, थोक व्यापारी की सेवाएं, क्या थोक व्यापारी हटा दिए जाने चाहिए। तो हमारे आज के जो टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं स्टूडेंट, वो ये सारे टॉपिक स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि थोक व्यापार से क्या आशय होता है। तो स्टूडेंट, थोक व्यापार क्या होता है? साधारण शब्दों में कहा जाए कि थोक व्यापार से आशय एक ऐसे व्यापार से है जिसमें उत्पादकों एवं निर्माताओं से बड़ी मात्रा में माल का क्रय किया जाता है। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा जितनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में आप माल का क्रय करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा किस में आता है, थोक व्यापार में आता है। ठीक है, तो उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी मात्राओं में फुटकर व्यापारियों में बेचा जाता है। तो जो छोटी छोटी मात्राएं होती है स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मान लें कि हमने जब ज़्यादा सा सामान लिया, ठीक है, उसमें आप उस ज़्यादा से सामान को छोटे छोटे भागों में बांटते हो, ठीक है, यानी कि देते हो। जो खरीदने आते हैं छोटे छोटे उत्पादक, तो उनको देते हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, फुटकर व्यापारी कहलाते हैं मीन्स। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, जिनके पास ज़्यादा माल होता है, जिनके पास गोदाम बने हुए होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, थोक व्यापारी कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन जिनके पास छोटे छोटे मात्राओं में बेचने के लिए सामान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फुटकर व्यापारी कहते हैं। तो इतना आप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट, थोक व्यापारी से आशय। अभी आपने थोक व्यापार से आशय सुना था, ये था व्यापार और ये क्या है, व्यापारी। ठीक है, तो व्यापार और व्यापारी में डिफरेंट होता है स्टूडेंट, कभी आप समझ रहे हो, ये तो आपका एक ट्रेड है, ठीक है, और ये एक होल सेलर है। तो इसमें क्या कह सकते हैं आप, जैसे कि थोक व्यापारी से आशय एक ऐसे व्यापारी से है जो उत्पादकों या निर्माताओं से बड़ी मात्रा में माल क्रय करके तथा आवश्यकता माल का संग्रहण करके फुटकर व्यापारी में थोड़ी थोड़ी मात्राओं में माल का विक्रय करता है। तो जो माल हमारा थोड़ी थोड़ी मात्राओं में विक्रय किया जाता है, यानी कि बेचा जाता है, तो वो कौन बेचता है, मैंने अभी आपको बताया था, फुटकर व्यापारी बेचता है। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा माल एक साथ इकट्ठा करके खरीदता है, ठीक है, तो वो कौन होता है, थोक व्यापारी होता है। याद रखिएगा, खरीदता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको खरीदने की बात कही है, तो जो ज़्यादा माल एक साथ खरीदेगा वो थोक व्यापारी होगा, और थोड़ी थोड़ी मात्राओं में जो खरीदेगा या बेचेगा वो क्या होगा, हमारा फुटकर व्यापारी हमारा यहाँ पे होगा जो बेचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार यह है, न तो किसी वस्तु का या निर्माताओं से ही होता है और न ही उसमें फुटकर व्यापारी, वरन उनके उत्पादकों एवं फुटकर व्यापारी एवं उपभोक्ताओं के मध्य बड़ी की कड़ी होती है। तो याद रखिए, हमारा ये क्या दे रखा है, जैसे थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी है, तो फुटकर व्यापारी और उपभोक्ताओं के बीच में एक मध्य एक बहुत बड़ी कड़ी होती है, जिसमें वो माल का लेन देन करते हैं, माल का क्रय विक्रय करते हैं, खरीदते बेचते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसको मध्य कड़ी बताया गया है। तो इस प्रकार वे सभी व्यापारी प्रतिनिधि तथा संग्रहकर्ता जो उत्पादकों को फुटकर व्यापारी के बीच में मध्यस्थता करते हैं, उनको क्या कहते हैं, थोक व्यापारी कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, थोक व्यापारी कहा जाता है। तो आप सभी को इतना पॉइंट समझ में आया। अब स्टूडेंट, जब आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये थोक व्यापारी हमारा होता क्या है, तो थोक व्यापारी के बारे में और आगे देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये है थोक व्यापारी की विशेषताएं। सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे दे रखा है, एक ही वस्तु में व्यापार करना। तो स्टूडेंट, एक वस्तु का व्यापार किस तरीके से कर सकते हैं, थोक व्यापारी एक ही वस्तु या एक ही प्रकार की वस्तु का व्यापार करता है, यानी कि जब वो इकट्ठा माल लेता है तो एक ही तरीके का माल बहुत सारा लेता है। वस्तु का वर्गीकरण, अब वस्तु का वर्गीकरण वो किस तरीके से करेगा, खरीदी हुई वस्तुओं को उनके गुणों के अनुसार वह अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करके कार्य करता है। आपने देखा होगा मार्केट में जब कोई माल लिया जाता है, ठीक है, तो उसकी कई कई कंपनियों के नाम रखे होते हैं। ठीक है, तो जो नाम अलग अलग होते हैं, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो उनका अलग अलग नाम होता है, तो अलग अलग भागों में उसको एक तरीके से क्या कहा जाता है, वर्गीकृत करना, यानी कि उसका कार्य अलग अलग तरीके से पेश होना। फिर उसके बाद में है मांग पूर्ति संतुलन। वस्तु की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने
करना भी उसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे 4th नंबर पे दे रखा है बड़ी मात्रा में क्रय करना। तो थोक व्यापारी हमेशा क्या करता है, बड़ी मात्राओं में विक्रय को क्रय करता है, यानी कि जो माल है उसको क्रय करता है। थोड़ी मात्रा में विक्रय करना, थोड़ी थोड़ी मात्राओं में विक्रय कौन करता है स्टूडेंट, फुटकर व्यापारी। ये आपको पता होना चाहिए, जो क्रय करता है एक साथ बहुत सारी बड़ी मात्रा में उसको कहा जाता है थोक व्यापारी, और जो कम मात्रा में फुटकर व्यापारी यानी कि माल को बेचता है उसको फुटकर व्यापारी कहा जाता है। तो व्यापारी उपभोक्ताओं के प्रत्यक्ष रूप में माल का विक्रय नहीं करता। 6 नंबर पे दे रखा है मांग के संबंध में उत्पादक को सूचित करना। तो फुटकर व्यापारियों से लगातार सूचना मिलते रहने पर वह मांग में होने वाली परिवर्तनों के संबंध में उत्पादन का अवश्य जानकारी देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मांग की जाती है तो उसमें फुटकर व्यापारी को सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उत्पादक क्या चीज़ हमसे लेने वाला है। तो यहाँ पर 7 पॉइंट में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी दी गई हुई है। तो थोक व्यापारी उत्पादक और फुटकर व्यापारी दोनों के बीच में वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। नेक्स्ट में हमारा जो यहाँ की जो विशेषताएं हैं, मूल्य निर्धारण। अब मूल्य निर्धारण किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे आप कि अनेक थोक व्यापारी वस्तुओं के खुले रूप में बड़ी मात्रा में खरीदकर उन पर साधारण सी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, अब साधारण सी क्रिया जैसे कि आप कोई माल खरीदते हो, ठीक है, बड़ी मात्रा में माल खरीदा थोक व्यापारी ने और छोटी छोटी पैकिंग करके बेचते हैं वो फुटकर व्यापारी। तो इस तरीके से थोक व्यापारी क्या काम करता है कि बड़ी बड़ी मात्रा में माल तो खरीदता है लेकिन उसे छोटी छोटी पैकिंग में बेचता भी है। ठीक है, तो उसको कहते हैं मूल्य निर्धारण। जो मूल्य उनका आय यानी कि जो पैसा वस्तु को बेच करके आता है वो क्या होता है, मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको 2 टॉपिक समझाए हैं। एक सबसे पहले बताया था कि थोक व्यापारी से क्या आशय है, दूसरा क्या बताया था, थोक व्यापारी से आशय थोक व्यापार हो गया, और यहाँ पर दे रखा है थोक व्यापारी की विशेषताएं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है और आप इसे अच्छे से लर्न करें। जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं समझिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा ये भी दिया होता है कि थोक व्यापारी से के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि थोक व्यापारी क्या क्या काम करता है। तो सभी को मोस्टली पता होगा कि थोक व्यापारी का क्या काम है। जैसे कि मैंने आपको सिंपल तरीके से लॉजिक में आपको बताया है कि थोक व्यापारी इकट्ठा माल खरीद करके छोटी छोटी मात्राओं में उसको बेचता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसका कार्य क्या है। सबसे नंबर 1 है वस्तु का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण करना। तो वस्तु किस इस तरीके से खरीदता है कि वो केंद्रीकरण यानी कि जो सामने वाला बंदा है उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, उसका विकेंद्रीकरण भी करता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे उसने दे रखा है उत्पादकों एवं फुटकर व्यापारियों की आर्थिक सहायता देना। तो स्टूडेंट उत्पादक जो होते हैं और फुटकर व्यापारी यानी कि इन दोनों के बीच में एक आर्थिक सहायता होती है, ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। थर्ड नंबर पे माल का संग्रहण, वर्गीकरण एवं सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण यानी कि पैकिंग करना। माल की पैकिंग कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा है वो आसानी से इसे अच्छे से खरीद सके। ठीक है, फिर उसके नंबर पे 4th नंबर पे वस्तु का मूल्य निर्धारण करना। वस्तु का मूल्य इस तरीके से होना चाहिए कि वो आराम से आपके मूल्य से एग्री हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है वो कुछ इस तरीके से होता है उसके खरीदने और बेचने पर। ठीक है, 5th नंबर पे उत्पादकों को बाजार संबंधी सूचनाओं से अवगत कराना होता है। 6 नंबर पे वस्तु की मांग व पूर्ति की संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। जब भी कोई उत्पादक और फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी के पास आता है तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि जो मांग और पूर्ति की जा रही है, जो भी फुटकर व्यापारी उत्पादक उससे सामान मांग रहा है उसकी मांग की पूर्ति पूरी की जाए। उसके बाद में है 7 पॉइंट पे फुटकर व्यापारी उत्पादकों की विभिन्न प्रकार की जोखिम उठाना। तो स्टूडेंट जो फुटकर व्यापारी होता है उत्पादकों में विभिन्न प्रकार का जोखिम उठाता है। उसके बाद में 8 उत्पादकों के फुटकर व्यापारी तक माल बेचने में परिवहन की व्यवस्था भी कराता है। 9 पॉइंट पे उत्पादकों और फुटकर व्यापारी के प्रतिनिधि का विक्रय एजेंट के रूप में कार्य भी करता है। 10th में उत्पादक तथा फुटकर व्यापारी के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य भी करना चाहिए होता है। तो उसकी तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो उसके थोक व्यापारी के कार्य होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो थोक व्यापारी के गुण हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। आपसे कार्य और गुण पूछ लिए जाते हैं कि एक सफल थोक व्यापारी के क्या क्या गुण होते हैं, तो बताइए। तो जो थोक व्यापारी होते हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं। नंबर 1 आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि थोक व्यापारी एवं उसके कर्मचारी को परिश्रमी होना अत्यंत आवश्यक है। उसे उस वस्तु जिसका वह व्यापार करता है का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। 3rd पॉइंट में उसे व्यापार के आधुनिक तकनीकों एवं नवीनतम व्यापार प्रणालियों की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद 4th नंबर पे उसके पास
व्यापार की आवश्यकता पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। 5 नंबर पे उसे नवीनतम वस्तु का उत्पादन एवं उनकी मांग की जानकारी होनी चाहिए। 6 नंबर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसे विद्यमान बाजार को बनाए रखने के लिए साथ साथ नए बाजारों की भी खोज करते रहना चाहिए। ठीक है, अब जब थोक व्यापारी नए नए बाजार की व्यवस्था खोज करेगा कि हाँ भाई यहाँ पर हमारा थोक व्यापार सबसे अच्छा चल सकता है, फिर नवीनतम मांग की खोज कर सकता है, पर्याप्त पूंजी होनी भी जरूरी होती है। तो ये थोक व्यापारी के अंदर एक सबसे बड़ा गुण होता है कि वो अपना हर तरीके से सुविधा पहले से ही बना करके रखता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखिएगा, क्या थोक व्यापारी हटा दिए जाने चाहिए। सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जो पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि थोक व्यापारी हटा दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो थोक व्यापारी होते हैं वो किन किन को सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जो थोक व्यापारी होते हैं, ठीक है, तो वो किन किन को सेवाएं प्रदान करते हैं। उत्पादकों के प्रति सेवाएं प्राप्त करते हैं, यानी कि जो सेवाएं दी जाती है, उसके बाद फुटकर व्यापारियों को दी जाती है, समाज को दी जाती है। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं स्टूडेंट जो आपको पता होना चाहिए कि जो थोक व्यापारी है वो किसको सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये 3 हैं जिनका मैंने अभी नाम बताया है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या थोक व्यापारी हटा दिए जाने चाहिए। तो थोक व्यापारी के उन्मूलन के संबंध में मतभेद रहा है कि कुछ व्यक्ति इसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनका कहना है कि उत्पादक को चाहे लाभ हो या हानि उसकी कमीशन अवश्य चाहिए, यानी कि उसका कहने का मतलब है वो लाभ करे या हानि, उसको लाभ हो या हानि तो उसको कमीशन चाहिए तो चाहिए ही है। इसके विपरीत कुछ लोगों का मत है कि इसको हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बिना उत्पादक व उपभोक्ता अथवा फुटकर व्यापारी के मध्य संबंध स्थापित होना अत्यंत कठिन है तथा आज के श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के गुण में इसका होना परम आवश्यक है। इनके हटाए जाने पर न हटाए जाने के संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। तो सबसे पहला तर्क किसके उस पे है, थोक व्यापारी के पक्ष में। तो थोक व्यापारी के पक्ष में सबसे पहला तर्क क्या दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पर साख सुविधाएं प्रदान करना। तो साख सुविधाएं यानी कि कुछ माल इस तरीके से होना चाहिए, उनका क्रेडिट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि फुटकर व्यापारी में पूंजी की कमी के कारण सीधे उत्पादक माल नहीं खरीद सकते, इसके साथ ही वे उधार माल भी खरीदते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई फुटकर व्यापारी से माल खरीदने आता है तो वो नगद तो खरीदेगा साथ में वो उधार माल भी खरीद सकता है। तो कुछ इस तरीके का विवरण बनाना चाहिए। सेकंड पॉइंट पर भविष्य की मांग का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो भविष्य में कुछ इस तरीके का अनुमान ना लगाया जाए कि जो निर्माताओं का सीधा संबंध उपभोक्ताओं को न होने के कारण उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि भविष्य में किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए। इस कार्य को थोक व्यापारी के संभव ही नहीं बनाते हैं। अश्रेणीबद्ध वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो छोटे छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादित की जाती हैं, थोक व्यापारी के अभाव में लोकप्रिय नहीं हो पाती। जो वस्तु श्रेणीबद्ध नहीं होती हैं उन्हें उपभोक्ताओं को सीधे नहीं बेचा जाता है। तो यह थोक व्यापारी की सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट में यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, हमारा क्या दे रखा है, फोर्थ में विशिष्टीकरण की प्रेरणा थोक व्यापारी से होती है। अब थोक व्यापारी से कैसे होती है, थोक व्यापारी द्वारा ही उत्पादकों को विशिष्टीकरण की प्रेरणा दी जाती है। थोक व्यापारी बाजार संबंधी सूचनाओं तथा भविष्य में उत्पादक के लिए निर्माताओं से को पहले से ही अवगत करा देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मैंने आपको थोक व्यापारी के 4 यहाँ पर पक्ष बताए हैं, 4 पक्ष बताए हैं, इन 4 पक्ष को ही आप इंपोर्टेंट समझ करके लर्न कीजिएगा। और याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा जाता है कि क्या थोक व्यापारी हटा दिए जाने चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, थोक व्यापारी हटाना नहीं चाहिए। अगर थोक व्यापारी हट जाएंगे तो आप माल कहाँ से लेके आओगे, फुटकर व्यापारी माल कहाँ से खरीदेगा, उत्पादक कहाँ से खरीदेगा। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। फुटकर व्यापारी बेचारा छोटे छोटे संबंधों में छोटे छोटे उत्पादकों को खरीद सकता है, यानी कि जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो भी सामान वो खरीदता है बेचता है, वो किससे खरीदता बेचता है, थोक व्यापारी से। अब स्टूडेंट देखिएगा, अभी तक आपने पक्ष देखे थे, थोक व्यापारी के विपक्ष तत्व भी होते हैं। सबसे नंबर 1 पे वस्तु के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होना। तो स्टूडेंट उत्पादकों द्वारा बेचे गए माल में उत्पादकों द्वारा खरीदे गए माल की कीमत में अंतर थोक व्यापारी को कमीशन के कारण होता है, यानी कि वो जितने का सामान लेता है उसका कमीशन पहले से ऑलरेडी काट देता है और महंगा बेच देता है। बहुविक्रय शालाएं तथा विभागीय भंडार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं, बड़े बड़े के फुटकर व्यापारी संस्थानों जैसे विभागीय भंडार, बहुविक्रय शालाएं तथा सुपर बाजारों में थोक व्यापारियों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इसका सीधा संबंध किससे होता है स्टूडेंट, उत्पादकों और उपभोक्ताओं से।
इन दुकानों पर वस्तु का मूल्य भी एक समान रहता है। चोर बाजारी का प्रोत्साहन होना, चोर बाजारी का प्रोत्साहन किस तरीके से होता है स्टूडेंट? कुछ लोगों का कहना है कि जो चोर बाजारी थोक व्यापारियों का ही देन है, क्योंकि ये लोग बड़ी बड़ी मात्राओं में वस्तु का संग्रह करते हैं, जिसके कारण बाजार में उसकी वस्तु को कृत्रिम कमी कर देना इसके लिए सरल है, और यह वस्तु छिपाकर चोरी से या बाजार मूल्य से अधिक मूल्य में बेची जाती है। तो स्टूडेंट, चोर बाजारी का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो चोर बाजार होता है वो चोरी का माल, यानी कि एक तरीके से कारण में वस्तुओं की कृषि में कमी आ जाना, ठीक है, तो उसे चोरी से बेचा जाता है, ठीक है। तो उसको कहा, जहां पर ये बेचा जाता है उसको क्या कहा जाता है? चोर बाजार कहा जाता है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट में देखिएगा प्रतियोगिता में वृद्धि। अब प्रतियोगिता में वृद्धि क्या होती है? आज के युग में वही उत्पादक सफल हो सकता है जो अपनी वस्तुओं को कम मूल्य पर उत्पादकों को दे। इसके लिए उत्पादक वितरण संबंधी व्ययों को कम करने या उद्देश्य से थोक विक्रेताओं की सेवा को समाप्त कर देता है। तो स्टूडेंट, आज आपने ये टॉपिक समझा थोक व्यापारी के बारे में। थोक व्यापारी से क्या आशय है, थोक व्यापारी के गुण बताइए, विशेषताएं बताइए, साथ ही ये कितने प्रकार की सेवाएं दे सकते हैं, ये किन किन को सेवाएं दे सकते हैं, उपभोक्ता को, फुटकर व्यापारी को, समाज सेवा, ठीक है। इसके कितने पक्ष होते हैं? एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो इन पक्षों के बारे में मैंने इसके अंदर का बताया आपको। तो स्टूडेंट, इन सभी को आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, लर्न करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।